हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 7 चैप्टर 9 जियोग्राफी चैप्टर 9 रेगिस्तान में जीवन। इससे पहले के चैप्टर हम अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर चुके हैं। आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे रेगिस्तान में जीवन। रेगिस्तान से आप सभी भली भांति परिचित होंगे, लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि रेगिस्तान में पशु कैसे पाए जाते हैं, उनके पेड़ पौधे, वहाँ की विशेषताएं, जलवायु, इन सब बातों का हम अध्ययन करेंगे। और रेगिस्तान तापमान के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, रेगिस्तान कैसा होता है, उस सब चीज़ों का हम इस चैप्टर के अंदर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि रेगिस्तान क्या है। रेगिस्तान जो है एक शुष्क प्रदेश होता है, जिसकी विशेषता की अगर हम बात करें तो वहाँ उच्च और निम्न तापमान, मतलब दिन में तो वहाँ अधिक तापमान होता है ज़्यादा, और रात में वहाँ ठंडा तापमान हो जाता है, निम्न तापमान। और वहाँ की जो वनस्पति होती है वो विरल वनस्पति होती है। तापमान के आधार पर रेगिस्तान दो प्रकार का होता है, गर्म या ठंडे। गर्म रेगिस्तान की अगर हम बात करें, हमारे देश में दोनों ही रेगिस्तान उपलब्ध हैं। जैसे गर्म रेगिस्तान थार रेगिस्तान जो राजस्थान में है, और ठंडा रेगिस्तान जो लद्दाख में है, लद्दाख जो ठंडा रेगिस्तान है। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले गर्म रेगिस्तान सहारा। सहारा जो है वो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, और ये कहाँ स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में। विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगाएं। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। जैसे कि मैंने अभी बताया था, सहारा जो है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह जो रेगिस्तान है ये 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत का अगर क्षेत्रफल की हम बात करें 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी भारत से भी ज़्यादा में ये फैला हुआ है। सारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। सारा रेगिस्तान जो है 11 देशों से घिरा हुआ है। ये देश कौन से हैं? सारे 11 के 11 देश अफ्रीका के ही देश हैं। जैसे अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा, इन देशों से ये रेगिस्तान घिरा हुआ है। जब कभी हम रेगिस्तान के बारे में सोचते समय हमारे मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है। परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, बल्कि जैसे ही हम अगर आप देखो, जब भी हम रेगिस्तान के बारे में सोचते हैं तो वहाँ क्या होता है, एक साथ हमारे माइंड में आ जाता है कि वहाँ बस बालू ही बालू, यानी रेत ही रेत है। लेकिन सहारा का जो रेगिस्तान है वहाँ ऐसा नहीं है कि रेत ही रेत हो वहाँ, बल्कि नग्न चट्टानें, बजरी वाले मैदान, और उसकी जो पठार भी हैं, उचित पठार भी हैं। ये चट्टानी सतह कुछ स्थानों पर 250 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, सहारा रेगिस्तान में ये चट्टानें भी हैं। ये अफ्रीका महाद्वीप में सहारा रेगिस्तान दिखाया गया है। हम जलवायु की बात करेंगे। सहारा रेगिस्तान की जलवायु किस प्रकार की है? सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। जो रेगिस्तान की जलवायु है वो बहुत ज़्यादा ही गर्म और शुष्क यानी सूखी। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए ही होती है। यहाँ जो वर्षा ऋतु होती है वो अल्पकाल के लिए होती है, मतलब बहुत थोड़े से दिन, एक आध दिन के लिए ही। मतलब यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। आकाश में बादल नहीं होते और वो निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेज़ी से वाष्पित हो जाती है। मतलब अगर आप ज़मीन पर पानी फेंकें तो वो सूखने की बजाय जल्दी से वाष्प बन के हवा में मिल जाता है। दिन के समय अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन जो है बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, जबकि दिन के तापमान की अगर हम बात करें 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच जाते हैं, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं, और इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। जब दिन में यहाँ का तापमान बढ़ता है तो उससे रेत और यहाँ की जो चट्टानें हैं वो गर्म हो जाती हैं, और उनके विकिरण से आसपास का सारा इन्वायरमेंट भी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। रातें यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं और तापमान गिरकर लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। मतलब 50 से 0 तक तापमान पहुँच जाता है। दिन में 50 डिग्री से भी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी, और रात में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। वनस्पति जात एवं प्राणी जात, नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे सहारा रेगिस्तान की वनस्पति और प्राणी जात के बारे में।
सहारा रेगिस्तान के वनस्पतियों में कैक्टस, कैक्टस आप सब परिचित होंगे, एक कांटे वाला जो पौधा होता है कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेशिया पाए जाते हैं। सहारा रेगिस्तान की जो वनस्पति है उसमें कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेशिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुद्यान, खजूर के पेड़ों से घिरे द्वीप पाए जाते हैं। मरुद्यान क्या होते हैं इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अभी हम वनस्पति जात के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं प्राणी जात। प्राणियों में कौन कौन से प्राणी पाए जाते हैं सहारा में? ऊंट, लगड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियां एवं छिपकलियां भी यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। ये सभी जानवर सहारा मरुस्थल में पाए जाते हैं। वहाँ के लोगों की अगर हम बात करें, सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं। ये प्राचीन समय से ही इस रेगिस्तान में निवास करते आ रहे हैं इनके पुरखे, और आज भी ये लोग यहाँ पर निवास करते हैं, जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल हैं। बेदुइन और तुआरेग जो है यहाँ के स्थानीय जनजातियाँ हैं जिनका ये नाम है। चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊँट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं। सहारा में मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। सहारा में जो है मरुद्यान और मिस्र में नील की जो घाटी है, ये दोनों ही लोगों को निवास में मदद करते हैं। यहाँ जल की उपलब्धता होने से खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? चावल, गेहूँ, जौ एवं सेम। मिस्र में जो उगाई जाने वाली कपास है वह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। सहारा में तेल की खोज भी हुई है। यहाँ कुछ देशों में तेल भंडार भी हैं। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिज की अगर हम बात करें तो वो हैं लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम। अब हम जानेंगे कि मरुद्यान क्या होते हैं। जैसे जब सहारा रेगिस्तान में हवा चलती है, पवन चलती है, तो वो रेत को अपने साथ उड़ा ले जाती है और वहाँ गर्त यानी गड्ढा सा बन जाता है। जब एक जगह से रेत उड़ जाएगा बहुत सारा, तो वहाँ क्या बन जाता है? गड्ढा। और जहाँ गर्त में, उस गर्त से क्या होता है? भूमिगत जल जो होता है वो सतह पर आ जाता है, और वहाँ मरुद्यान, उसी को क्या कहते हैं? मरुद्यान। यानी जिस गड्ढे में, सहारा रेगिस्तान में ऐसा गड्ढा जहाँ पानी भरा हो, उसे क्या कहते हैं? मरुद्यान। और ये कैसे बनता है? जब हवा चलती है वो अपने साथ रेत को उड़ा ले जाती है, और उससे क्या होता है? वहाँ जो रेत है वो उड़ जाने के कारण वहाँ गर्त बनता है, जिससे भूमिगत जल सतह पर आता है, और वो फिर क्या बन जाता है? मरुस्थान बन जाते हैं। ये क्षेत्र जो होते हैं उपजाऊ होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जल उपलब्ध होता है और लोग इनके आसपास निवास करते हैं। खजूर के पेड़, फसलें उगाते हैं, जैसे हमने पढ़ा था चावल, गेहूँ, जौ और सेब। अगर हम सबसे बड़े मरुद्यान की बात करें तो मोरक्को में टेफिलालेट मरुद्यान ऐसा एक विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये एक बहुत विशाल मरुस्थान है। कहाँ पर है ये मरुद्यान? मोरक्को में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ठंडा रेगिस्तान लद्दाख। गर्म रेगिस्तान की बात तो हम कर चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे ठंडा रेगिस्तान जो है लद्दाख। सबसे पहले जानते हैं कि लद्दाख क्या है। लद्दाख जो है भारत के उत्तरी हिस्से में स्थित है। अभी एक केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख जो है दो शब्दों से बना है, ला यानी पर्वतीय दर्रा और दाख यानी देश। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बरहत हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। जम्मू कश्मीर के पूर्व में लद्दाख स्थित है और यह बरहत हिमालय में स्थित है। ये क्या है? एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ और दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणी स्थित है। लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ बहती हैं, जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियाँ गहरी घाटियों एवं महाखड्ड का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियाँ हैं, जिन्हें गैंगरी हिमानी। लद्दाख की अगर हम ऊंचाई की बात करें, लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3,000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8,000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। यहाँ की जो जलवायु है वो ठंडी और शुष्क होती है।
इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है। जब यहाँ गर्मियाँ आती हैं तो गर्मियों का जो तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस से ही कुछ अधिक होता है। मतलब हमारे यहाँ ठंड से भी ज़्यादा ठंड होती है इनके यहाँ गर्मियों में। और रात का जो तापमान है वो -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। शीत ऋतु में ये बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। यहाँ शीत ऋतु में कभी भी तापमान -40 डिग्री से ऊपर नहीं आता, उससे नीचे ही रहता है। चूँकि ये हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है अतः यहाँ वर्षा भी बहुत कम होती है। हिमालय पर्वत के वृष्टि छाया क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर्वत के कारण वर्षा नहीं होती, तो ये उस क्षेत्र में स्थित है और यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। लद्दाख में द्रास स्थित है जो पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक है। द्रास, और ये कहाँ स्थित है? लद्दाख में। लद्दाख को खापाचान भी कहते हैं जिसका अर्थ है हिम भूमि यानी बर्फ की भूमि। अब हम पढ़ेंगे वनस्पति एवं प्राणी जात। यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। घाटी में शरपत विलो एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। यहाँ शरपत विलो एवं पॉपुलर के उपवन यानी वन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खाबौनी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं। इनमें रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेबेन एवं होप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। इनमें से कुछ पक्षी प्रवासी पक्षी भी हैं जो दूसरी जगह से प्रवास करके आते हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। याक के जो दूध का प्रयोग ये लोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए होता है। यहाँ याक का जो दूध है उसका प्रयोग पनीर और मक्खन बनाने के लिए होता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। शरपत विलो जो है उससे बल्ला बनाया जाता है क्रिकेट का, जो सबसे अच्छी लकड़ी मानी जाती है शरपत विलो। यहाँ के लोगों की अगर हम बात करें, ये लोग बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं। यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान या बौद्ध हैं। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोम्पा के साथ स्थित हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं हेमिस, थिक्से एवं लामा युरू, ये जो है प्रसिद्ध मठ हैं लद्दाख में। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम एवं सलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। वे केवल घर एवं खेतों में ही नहीं काम करती बल्कि छोटे व्यवसाय जैसे दुकानें भी संभालती हैं। यहाँ की जो महिलाएं वो बहुत ज़्यादा परिश्रमी होती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क मार्ग एवं वायु मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रे से होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। हमारा जो नेशनल हाईवे A1A है, ये लेह जो है लद्दाख की राजधानी, उसको जोजिला दर्रे से होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। यहाँ का प्रमुख क्रियाकलाप जो है वो है पर्यटन। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ आते हैं। गोम्पा दर्शन, घास के मैदानों व हिमनदों की सैर एवं उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षण हैं। अगर हम मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। मनाली लेह राजमार्ग जो है वो 4 दर्रों से गुजरता है। रोहतांगला, बारालाचा ला, लुंगलाचा ला और एवं टंगलंग ला जो है यानी पर्वतीय दर्रा। ये राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच ही खुलता है। इस चैप्टर में इतना ही। ये चैप्टर फिनिश कर चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।